नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो जम्मू से सामने आ रही है, आपको बता दूं कि जम्मू में अगर बात करें तो कश्मीरी पंडितों ने जो है अरविंद केजरीवाल का पुतला जो है जलाया और बताया जा रहा है कि विस्थापन और नरसंहार पर दिए जा रहे बयानों पर जो है बिफरे हैं कश्मीरी पंडित। और वहीं विस्थापन की जांच के लिए उनकी मांग है कि कमीशन का गठन किए जाने की बार बार दोहरा रहे हैं मांग। फिलहाल आपको बता दें जो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जम्मू में जो है एक बार फिर कश्मीरी पंडितों ने जो है अरविंद केजरीवाल का जो है पुतला जलाया है, क्योंकि लगातार विस्थापन और नरसंहार पर दिए जा रहे बयानों पर एक बार फिर कश्मीरी पंडित जो है यहाँ पर बिफर चुके हैं और विस्थापन की जांच के लिए उनका साफ तौर पर कहना है कि कमीशन का गठन जो है वो किया जाए। और इसी मांग को लेकर फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का पुतला भी जो है तमाम कश्मीरी पंडितों ने जलाया, काफी ज्यादा रोष में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से विस्थापन और नरसंहार पर लगातार अरविंद केजरीवाल के बयान जो है सामने आ रहे थे और इसी पर अब जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि कमीशन का गठन जो है वो साफ तौर पर किया जाए और उनकी मांगे जो हैं उन पर जो है प्रशासन जो है जांच करे। फिलहाल आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों ने अरविंद केजरीवाल का पुतला जलाया है और वहीं विस्थापन और नरसंहार पर दिए जा रहे बयानों पर बिफरे हैं कश्मीरी पंडित और विस्थापन की जांच के लिए भी जो है कमीशन की गठन किए जाने की अपनी मांग जो है कश्मीरी पंडित जो है वो दोहरा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लगातार अरविंद केजरीवाल के जो बयानबाजी जो लगातार की जा रही थी, इस पर जो है एक बार गुस्साए कश्मीरी पंडितों ने आज अरविंद केजरीवाल का पुतला जो है वो जलाया है। पूरी जानकारी लेंगे। अनिल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल क्या अपडेट इस हवाले से सामने आ रहा है? देखिए, आपको बता कि जिस तरह से मुख्यमंत्री करते हैं, मंत्री अरविंद के जिक्र करते हैं, उनका एक चाहे किसी भी तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो और कश्मीरी पंडित समाज के उस दर्द को उन्होंने इस तरह से एक हास्य का पात्र बनाने की पूरी तरह से कोशिश की और उनके नेताओं ने उस तरह का एक हास्य का एक व्यंजन उस तरह से बनाया और उसी के बाद कश्मीरी पंडित समाज जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर उनके जो निवास है वहां पर भी कश्मीरी पंडित समाज ने काफी ज्यादा रोष जताया और आज जम्मू के अगर जिक्र करते हैं तो जम्मू के अंदर भी उनका जो पुतला जलाया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है कश्मीरी पंडित समाज जो है काफी ज्यादा गुस्से में है, आक्रोश में है कि इस बयान को लेकर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हैं तो उनसे ये मांग की जा रही है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर। और ये काफी निंदनीय है कि कश्मीरी पंडित समाज के उस दर्द को उन्होंने एक हास्य का पात्र बनाने की मंशा की है और उसी को लेकर कश्मीरी पंडित समाज काफी समय से गुस्से में है। उनकी यही मुख्य मांग है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है वो माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल अनिल, जिस तरह से साफ तौर पर हम देख रहे हैं काफी ज्यादा कश्मीरी पंडित जो है इस वक्त रोष में भी नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? देखिए, अब ये तो समय ही तय कर पाएगा कि अरविंद केजरीवाल, उनका तो आपने बयान सुना होगा कि उनका ये कहना है कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं कहना था। हालांकि अगर जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस फिल्म को लगातार प्रमोट करने पर लगी हुई है और आम आदमी पार्टी को जो है मतलब की खराब करती हुई नजर आ रही है। उनका ये कहना था, वो एक निजी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, उनका ये कहना था कि मेरा और इस बात को लेकर ऐसा कुछ भी उनका हास्य का पात्र बनाने की मंशा नहीं थी। उनका ये कहना था कि अगर टैक्स फ्री करनी है तो इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए और पूरी जनता जो है भारत हो देश विदेश हो तो इसको यूट्यूब पे देख सकता है। तो उसी को लेकर आपने देखा होगा कि उनका ये कहना था कि जिस तरह से पूरे समाज जो चाहता है और मैं भी चाहता हूं और पूरा देश चाहता है कि कश्मीरी पंडित समाज का जो है एक बार फिर से कश्मीर घाटी के अंदर पुनर्वास हो, तो उनका ये भी कहना है कि हमारी पार्टी जो है उनको फंडिंग करने के लिए भी तैयार है। मगर और भी तमाम पार्टियां जो है वो क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं, क्यों उनकी मदद नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। ये कहा था कि लगभग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र करते हैं या फिर भारत का जिक्र करते हैं तो लगभग 8 वर्ष हो गया है उनकी सत्ता के साथ,
तो आखिर क्यों नहीं कश्मीरी पंडित समाज का पुनर्वास कश्मीर घाटी में हो पाया है? तो कई सारे सवाल चिन्ह जो है केंद्र सरकार पर भी उन्होंने खड़े किए हैं। बिल्कुल अनिल, अगर कुछ दिन पहले भी बात करें तो रविंद्र रैना का भी बयान साफ तौर पर सामने आया था और उन्होंने भी साफ तौर पर यही डिमांड की थी कि अरविंद केजरीवाल को जो है इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, या इस तरह इस सीरियस मामले को जो है हंसी में नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि उन्हें भी जो है माफी मांगनी चाहिए। उनकी भी इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई थी। देखिए, निजी स्टेटमेंट अगर जिक्र करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का जिक्र करते हैं। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में सीधे कटाक्ष जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा था और जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडित समाज के दर्द को उन्होंने कहीं ना कहीं एक हास्य का जरूर पात्र बनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो है माफी जरूर मांगनी चाहिए, अन्यथा जो इस तरह की भाषा जो वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भाषा जो है वो नक्सलवाद या कहीं ना कहीं जो किसी और समाज के साथ जो है वो संबंध जो है वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस समय इस स्थिति को जो है वो एक और ही रुख जो है वो बनाने की या सियासत करने की जो है वो मंशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अनिल, वहीं आप ग्राउंड पर हैं, उनसे कश्मीरी पंडितों से भी आपकी बातचीत हुई होगी। उनका क्या साफ तौर पर कहना था कि क्या उनका अगला जो है निर्णय रहेगा, स्टेप रहेगा? देखिए, उनका यही कहना है कि जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते हैं तब तक कश्मीरी पंडित समाज जो है वो चुप नहीं रहेगा और इसी तरह से प्रदर्शन करता रहेगा और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये प्रदर्शन जो है वो देश विदेश के अंदर जो है वो जारी रहेंगे। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह हमारे संवाददाता अनिल इस वक्त हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़े हुए थे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि फिलहाल कश्मीरी पंडितों की बात करें तो काफी ज्यादा रोष में नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो लगातार अरविंद केजरीवाल ने जो विस्थापन और नरसंहार पर जो अपने लगातार बयान दिए हैं उसको लेकर काफी ज्यादा रोष में है और आज जो है उन्होंने अरविंद केजरीवाल का पुतला भी जो है जलाया है। और वहीं कश्मीरी पंडितों का साफ तौर पर कहना है कि इस विस्थापन की जांच के लिए जो है एक कमीशन का जो है वो गठन किया जाए और इस पूरे मामले में जो है जांच की जाए। और वहीं उनकी साफ तौर पर यह भी डिमांड है कि अरविंद केजरीवाल जो है इस बयानबाजी पर जो है समाज से माफी भी जो है वो साफ तौर पर मांगे। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर रुख करेंगे राजौरी की, जहां पर लगातार सियासी दलों की बात करें, एक बार फिर से बताया जा रहा है कि राजौरी में ससुर और बहू की अगर बात करें तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ जो है छोड़ दिया है। बताया जा रहा है डीडीसी सदस्य अब्दुल क्यूम और बीडीसी चेयरपर्सन रोजी जफर ने कांग्रेस से जुदा की राहें जो है वो ले ली और वहीं बताया जा रहा है कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलने पर भाजपा में हो सकते हैं शामिल और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई न होने का भी लगा रहे हैं आरोप। फिलहाल एक बड़ी खबर जो राजौरी से निकल के सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि डीडीसी सदस्य अब्दुल क्यूम और बीडीसी चेयरपर्सन रोजी जफर की बात करें तो कांग्रेस से जो है वो एक बार फिर से जो है राहें जुदा कर सकते हैं और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि भाजपा में जो है वो शामिल हो जाएंगे, क्योंकि लगातार पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलने पर जो है बताया जा रहा है कि भाजपा में वो जो है शामिल हो सकते हैं। और वहीं आपको ये भी बता दें, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने जो है जनप्रतिनिधियों की सुनवाई पर भी जो है आरोप लगाए हैं। तो सीधा रुख करेंगे राजौरी का, जहां पर हमारे साथी जमशेद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जमशेद, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि डीडीसी सदस्य अब्दुल क्यूम और बीडीसी चेयरपर्सन की बात करें तो क्या कुछ सामने आ रहा है कि हो सकता है कि अब बीजेपी में शामिल होंगे? जसलीन, बिल्कुल। पहले तो ये कहें कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका राजौरी में आज जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जहां डीडीसी मेंबर और बीडीसी चेयरपर्सन दोनों ने आज कांग्रेस को खैरबाद कह दिया है, क्योंकि इनकी तरफ से कई इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो ग्राउंड वर्कर या जो लोग जीत कर आए हैं इनको इसका इल्म नहीं होता और कांग्रेस की तरफ से फैसले ले लिए जाते हैं और कांग्रेस जो भी फैसला लेती है वो सिर्फ एक थोपा जाता है, जिसको देखते हुए इन्होंने ये कहा कि वो कांग्रेस को छोड़ने जा रहे हैं। मगर पिछले कई दिनों से या भाजपा की रैलियां जब राजौरी पुंछ में हुई, जिसमें भाजपा ने इन रैलियों के अंदर ये कहा था कि वो इस बार एसटी दर्जा देने जा रही है पहाड़ियों को, उसके बाद ये सभी रैलियों में शामिल भी देखने को मिल रहे थे और आज उन्होंने पार्टी को खैरबाद कह दिया। एक सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देती है तो वो भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं, मगर उन्होंने कांग्रेस पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं कि कांग्रेस में जो काम फैसले लिए जाते हैं वो हाई कमांड से लिए जाते हैं, जो जीत कर लोग आए हैं या ग्राउंड वर्कर हैं उनको इसका इल्म तक नहीं होता। जी बिल्कुल। और जिस तरह जमशेद आपने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि अगर कांग्रेस के लिए बात करें तो एक बहुत बड़ा झटका जो है उनके लिए हो सकता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि वहां पे अगर जनाधार की बात करें कांग्रेस की, कितना प्रभाव जो है वहां पर उस पार्टी पर पड़ेगा?
जसलीन बिल्कुल कांग्रेस पर भी नहीं, बल्कि हम ये कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी पड़ेगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि राजौरी के अंदर डीडीसी चेयरपर्सन जो जीत कर आए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और वाइस चेयरपर्सन जो है वो कांग्रेस से हैं, और इनके कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके पास एक वोट कम हो जाता है। इस तरह अगर ये कहें कि जब इनके इलेक्शन हुए तो उस वक्त 8 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिए और 6 वोट बीजेपी ने लिए, और आज इनका कांग्रेस छोड़ने के बाद ये भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में राजौरी की सियासत में और बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब इसके बाद डीडीसी चेयरपर्सन को भी वोट एक कम होना होगा, डीडीसी वाइस चेयरपर्सन का भी एक वोट कम होगा। इससे ये कहें कि आने वाले दिनों में सियासत राजौरी में काफी गर्म देखने को मिलेगी। और इनकी तरफ से जिस तरह इल्जाम लगाए गए हैं और इन्होंने ये भी दावा किया कि इनके साथ कई सरपंच पंच भी ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस को आज छोड़ा है, और वो लोग आने वाले दिनों में किस पार्टी में शामिल होंगे, इस सवाल पर उन्होंने सिर्फ यही कहा कि अगर भाजपा उनको एसटी का दर्जा देती है तो वो भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल जमशेद, जिस तरह से आपने मेंशन किया कि अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलता है तो भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्या लगता है कि अगर बीजेपी की बात करें भाजपा को कितना फायदा होगा उस इलाके में? जिसलिए बिल्कुल भाजपा ने जो इस बार कार्ड खेला था इलेक्शन से पहले कि पार्टी को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, उसके बाद ही अगर हम ये कहें कि राजौरी पुंछ में सियासत में काफी हलचल देखने को मिल रही थी और कई लोगों का रुझान भी। अगर भाजपा की तरफ से पहाड़ियों को इस बार एसटी का दर्जा दिया जाता है, कई दिग्गज नेता कई पार्टियों के, चाहे कांग्रेस की बात करें, एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें या और पार्टियों की बात करें, वो लोग भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस बार लोगों ने ये कहा कि जो पार्टी इस बार पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देगी तमाम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे पहाड़ी कबीले के। और अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देती है भाजपा तो भाजपा को बड़ा फायदा राजौरी पुंछ से देखने को मिल सकता है। जिसलिए बिल्कुल, और जिस तरह जमशेद अगर बात करें भाजपा ने जिस तरह कहा कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देगा, जो एक कार्ड प्ले अगर हम कहें कि भाजपा की तरफ से खेला जा रहा है, यही एक वजह रही कि इस वजह से भी अगर जो है डीजी मेंबर्स की बात करें कि अपनी पार्टी बदलने का फैसला इन्होंने लिया। जिसलिए बिल्कुल जब से भाजपा की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि वो इस बार पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देगी, इसके बाद ही राजौरी पुंछ की सियासत में काफी हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरह सोनकोट की अगर हम बात करें, सोनकोट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, मुश्ताक बुखारी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर यह कहा कि अगर भाजपा पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देती है तो वो भाजपा में जाने को तैयार है। इसी तरह कई दिग्गज नेता और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि अगर भाजपा की तरफ से पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो कई दिग्गज नेता कई पार्टियों के बीच में शामिल होंगे और भाजपा को इसका बड़ा फायदा आने वाले असेंबली इलेक्शन में मिल सकता है। जसलीन जी, जमशेद बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथी जमशेद इस वक्त हमारे साथ थे और जिस तरह का बड़ा अपडेट इस वक्त राजौरी से साफ तौर पर निकल के सामने आ रहा है, जहां पर डीडीसी सदस्य अब्दुल क्यूम की बात करें और बीडीसी चेयरपर्सन रोजी जफर की बात करें तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं, और वहीं यह भी बताया जा रहा है कि अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलता है तो ऐसे में भाजपा में जो है वो शामिल हो सकते हैं। फिलहाल राजौरी में अगर लगातार बात करें तो लगातार सियासत वहां पर गरमाई हुई है और आने वाले समय में कई इस तरह के बदलाव जो हैं देखे जा सकते हैं। और वहीं एक बड़ी बात और निकल के सामने आई कि उन्होंने जो है कांग्रेस पर भी कई आरोप जो हैं वो साफ तौर पर उन्होंने लगाए हैं। तो चलिए बढ़ते आगे, अब रुख करेंगे गुलमर्ग की ओर, जहां पर लगातार पर्यटकों का गुलमर्ग आना जाना लगा हुआ है। वहीं प्रशासन की तरफ से यहां पर एक बड़ा फैसला निकल के सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की अगर बात करें तो प्रशासन ने अब जो है इस पर रोक जो है वो लगा दी गई है। लगातार बर्फ पिघलने और मौसम में बदलाव के कारण जो है प्रशासन ने ये एक बड़ा अहम फैसला लिया, क्योंकि लगातार पर्यटक जो है विंटर स्पोर्ट्स के लिए गुलमर्ग की ओर रुख करते थे। पर फिलहाल विंटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों की अगर बात करें तो प्रशासन ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी, क्योंकि जिस तरह से अब मौसम बदलने लगा है और बर्फ भी पिघलने लग रही है, तो ऐसे में ये कारण देखते हुए फिलहाल प्रशासन ने जो है विंटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की बात करें तो इस पर रोक लगा दी गई। और वहीं गुलमर्ग की ढलानों पर भी फिलहाल स्कीइंग का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे पर्यटक, और पर्यटकों को जान जोखिम में न डालने के प्रति जो है ये अहम फैसला जो है लिया गया है प्रशासन की तरफ से। आपको बता दूं क्योंकि लगातार विंटर्स की बात करें और लगातार जो विंटर स्पोर्ट्स के लिए लोग लगातार गुलमर्ग की ओर जो है विजिट करते हैं, पर फिलहाल जिस तरह से मौसम बदल रहा है और बर्फ भी पिघलने लगी है, तो ऐसे में प्रशासन ने जो है पर्यटकों की जान जोखिम में न डालते हुए एक अहम फैसला लिया कि फिलहाल विंटर स्पोर्ट्स गतिविधियों पर जो है रोक लगा दी गई है। इसी खबर पर पूरी जानकारी लेंगे। गुलमर्ग से हमारे साथ इशफाक डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल जिस तरह से लगातार अभी भी पर्यटकों का जो है गुलमर्ग आना जाना था, तो ऐसे में प्रशासन का ये जो अहम फैसला लिया गया है कि फिलहाल विंटर स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो इनकी गतिविधियों पर प्रशासन ने रोक लगा दी है।
गुलमर्ग में गुलमर्ग के बाउल में जो है सेना की तरफ से भी काफी जो है विंटर कार्निवल का आगाज किया गया। मकसद इन विंटर कार्निवल का करना यही था कि यहाँ पर जो है सयाहत को ज्यादा से ज्यादा फरोग मिले। लेकिन कल जो है असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म जो गुलमर्ग डेवलपमेंट डॉक्टर जावेद रहमान ने एक हुक्मनामा जारी किया है कि वहां पर अब जो बर्फ कम हो गई है गुलमर्ग बाउल में, तो यहाँ पर जो विंटर एक्टिविटीज होती है स्कीइंग, स्नो शू या रग्बी जो है वून गेमों को जो है विंटर एक्टिविटीज को तमाम विंटर गेम्स को जो है यहाँ पर मौके किया है, क्योंकि अब बर्फ कम हो गई और स्कीइंग का यहाँ पर करना मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से उन्हें जो है विंटर एक्टिविटीज को जो है पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया। लेकिन हमने अपने सयाहों को लिए ये कहेंगे कि यहाँ पर विंटर के साथ साथ यहाँ पर समर में जो है यहाँ पर जब सयाह आ रहे हैं तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो यहाँ पर गोल्फ कोर्स है यहाँ पर गाफ भी खेला जाएगा और मुख्तलिफ इवेंट है वो भी कराए जाएंगे। और कल ही जब हम एक हुक्मनामा जब जारी हुआ तो यहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनसे हमने बात की तो उनका यही कहना है कि आप यहाँ पर जिस तरह से गुले लाला सयाहों के लिए खोल दिया गया है उसी यहाँ पर गुलमर्ग की बात करें यहाँ पर बादत तो जो है आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है गोल्फ कोर्स को जो है सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा ताकि यहाँ पर इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा सयाह आए, शायद इनका गुलमर्ग की तरफ रागिब हो और यहाँ पर जो मकामी नौजवान है उनके रोजगार में भी इजाफा देखने को मिलेगा। वही इस बार अगर बात करें इस साल जो है साल 2021-22 में जो है 1.5 लाख के करीब जो सयाहों ने वादी कश्मीर का दौरा किया और खासकर गुलमर्ग का दौरा किया है, तो यहाँ पर जो सयाहती एक्टिविटीज है उनको बरकरार रखने के लिए इस तरह का हुक्मनामा जो है जारी किया गया। बिल्कुल इस वक्त वहीं बात करें किस तरह का फ्लो जो है टूरिस्ट का इस वक्त गुलमर्ग में देखा जा रहा है, क्योंकि अगर जनवरी फरवरी की बात करें तो काफी ज्यादा फ्लो जो है देखा गया था और हाल ही में जो आंकड़े भी सामने आए थे उसमें भी बताया गया था कि अब तक अगर बात करें तो काफी ज्यादा कश्मीर में हाईएस्ट जो है टूरिस्ट देखे गए। ऐसे में अगर हम बात करें अब क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने भी ये फैसला लिया है तो ऐसे में क्या लगता है कितना प्रभाव फ्लो में भी टूरिस्ट में असर पड़ेगा? बिल्कुल जसीन, जिस तरह से महकमा सयाहत ने जो हुक्मनामा जारी किया है हम ये कहेंगे कि इस बार भी जब इस वक्त लाइव नशियात के दौरान भी काफी तादाद में जो है सयाह गुलमर्ग की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर जो जिस तरीके से सयाहों की फ्लो की बात आपने की तो यहाँ पर महकमा सयाहत ने एक और कदम उठाया है कि अब जो है यहाँ पर जो है विंटर एक्टिविटीज को मौके तो कर दिया गया लेकिन यहाँ पर जो है ट्रैकिंग जो स्पॉट्स है उनको खोल दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम सैदिक गुलमर्ग के दामन में जो सनशाइन पीक है या पैजन पथरी है उसको ट्रैकिंग के लिए पहली बार यहाँ पर महकमा सयाहत ने खोल दिया है और उसके लिए बाद आने वाले दिनों में एक हुक्मनामा भी जारी किया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि पिकनिक स्पॉट जो यहाँ पर खोल दिए जाएंगे और जहाँ पर जो वाटरफॉल है सांझ वाटरफॉल उस पर भी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता सयाहों का जो है जमावड़ा नजर आएगा। बिल्कुल इशफाक, जिस तरह से आपने साफ तौर पर कहा कि जहां पर प्रशासन ने स्कीइंग और तमाम विंटर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी गई है, पर वहीं दूसरी ओर जो है जिस तरह से गोल्फ ग्राउंड की बात करें या ट्रैकिंग का आपने कहा कि ये तमाम चीजें जो है प्रशासन ने अब टूरिस्ट के लिए जो है ओपन कर दी गई। क्या लगता है कि उसके प्रति अगर बात करें टूरिस्ट कितने जागरूक हैं और कितना समय रहते जो है देख पाएंगे कि टूरिस्ट का फ्लो जो है इन तमाम जगहों पर भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल जसलीन, आपने एक अच्छा सवाल किया कि जिस तरह से महकमा सयाहत की तरफ से कोशिशें जारी है कि वादी कश्मीर में सयाहती एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और यहाँ पर जो ट्रैकिंग स्पॉट्स है गुलमर्ग के साथ साथ जो सनशाइन पीक है या नीलनाग है या कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट्स है जिन्हें खोलने की अशद जरूरत थी, जो काफी लोगों की तरफ से यहाँ पर डिमांड रखी जाती थी कि सनशाइन पीक को पिकनिक ट्रैकिंग के लिए खोल दिया जाना चाहिए। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि उसके लिए एक हुक्मनामा बाद तो जारी किया जाएगा, तब जाके यहाँ पर जो पिकनिक स्पॉट्स है पैजन पथरी है यहाँ पर सनशाइन पीक है उसको खोल दिया जाएगा और यहाँ पर सयाहों की तादाद में इजाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और इशफाक अगर उन तमाम जगहों की बात करें क्या वहां पर तमाम सभी फैसिलिटीज हैं कि पर्यटक जो है वो रुक करेंगे? देखिए, जहाँ से अगर हम सयाहों की बात करें कुछ ऐसे भी सयाह यहाँ पर आते हैं जो आजकल जो है जो फॉरेस्ट एरिया है जो ट्रैकिंग स्पॉट जो है वो पसंद करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सयाहों की कोशिश रहती है कि वो जैसे वो गुलमर्ग की तरफ आते हैं तो पहले उनका केबल कार होता है, फर्स्ट और सेकंड फेज होता है, उसके बाद वो जहाँ जितने भी व्यू पॉइंट गुलमर्ग के अंदर है और गुलमर्ग के दाएं बाएं हैं उनको उनकी कोशिश रहती है कि उनको देखने के बाद वो श्रीनगर वापस लौट जाए। लेकिन ये जो पिकनिक स्पॉट की हम जिक्र कर रहे हैं पैजन पथरी की, सनशाइन पीक की या सरज वाटरफॉल की, अब जो सयाहों का जो रुझान है वो इनकी तरफ जा रहा है कि यहाँ पर जो है फॉरेस्ट के अंदर से जो विजिट करना होता है यहाँ पर फैसिलिटीज की यह बात है कि ड्रंक जो पिकनिक स्पॉट है वहां पर जो है शौचालय की आदत किया गई, लेकिन अब सरकार ने इशू उठाया कि महकमा फॉरेस्ट के साथ ये इशू उठाया और आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है बाथरूम फैसिलिटी भी रखी जाएगी ताकि सयाहों को यहाँ पर घाटी में कोई दिक्कत ना हो। जी इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इशफाक ने जिस तरह से बताया कि प्रशासन
प्रशासन की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है कि फिलहाल जिस तरह से अगर बात करें विंटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की बात करें गुलमर्ग में, फिलहाल जो है प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी क्योंकि मौसम बदल रहा है और ऐसे में बर्फ भी पिघल रही है, तो पर्यटकों की जान जोखिम में न डालते हुए प्रशासन ने फिलहाल ये अहम फैसला लिया है। पर वहीं दूसरी ओर बात करें तो तमाम जो अलग अलग पिकनिक स्पॉट्स की बात करें या वाटरफॉल्स की बात करें या जिस तरह से बताया ट्रैकिंग की बात करें, इन तमाम जगहों को अब खोल दिया जाएगा पर्यटकों के लिए ताकि पर्यटक जो है उस ओर भी जो है अपना रुख जो है वो कर सकें। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक और अहम खबर के लिए, क्योंकि लगातार बुजुर्गों की बात करें जहां पर उन्हें काफी ज्यादा पहले परेशानी जो है झेलनी पड़ती थी, पर फिलहाल जम्मू कश्मीर के अस्पतालों की अगर बात करें तो पैलिएटिव केयर यूनिट्स जो है उसकी शुरुआत जो है वो प्रशासन की तरफ से कर दी गई है और बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें तो इन यूनिट्स का जो है इनॉग्रेशन जो है मनोज सिन्हा जो है करेंगे। और वहीं लाइन लॉस बीमारियों और असहनीय दर्द की सह रहे लोगों की बात करें तो उन्हें जो है अब इसमें सुकून जो है जरूर मिल पाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की प्रशासन की बात करें तो एक अहम फैसला लिया गया है बुजुर्गों के लिए, जहां पर पैलिएटिव केयर यूनिट्स की जो है शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। और इन अस्पतालों में अगर बात करें तो पैलिएटिव वार्ड्स की भी जो है शुरुआत की जाएगी और तमाम व्यवस्था जो है उसमें की जाएगी ताकि बुजुर्गों को जो है एक सुकून जो है उन तमाम लोगों को मिल सके जो तमाम असहनीय दर्द जो है जिनसे वो सहते हैं बुजुर्गों की अगर बात करें तो उससे जो है उन्हें कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है वो मिल पाए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सीनियर साथी हमारे साथ इरफान फाजिल जो हैं वो जुड़ चुके हैं। इरफान, आपसे जानना चाहूंगी इस खबर के हवाले से क्या अपडेट आ रहा है अगर इस पैलिएटिव केयर यूनिट्स की बात करें? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिन। अगर मैं सबसे पहले गैरेटिक और पैलिएटिव सेंटर्स को लेकर बात करूं तो एक ग्रेट इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर फिजिकली देखेंगे आज जिस तरीके से इनॉग्रेशन हुई है जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर खुद मौजूद रहे और वहां से इस इनॉग्रेशन की शुरुआत हुई, यानी इस सेंटर की शुरुआत हुई। ओवरऑल अगर हम देखेंगे अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो इसकी कहानी है वो ये है कि वो इनॉग्रेशन के अलग अलग जम्मू कश्मीर के हर एक जिले हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हुए हैं। जहां पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहां पर हमने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोजेक्शन के जरिए सीएमओ बीएमओ अथॉरिटी के जितने मेडिकल ऑफिसर्स थे वो इस प्रोग्राम में आज मौजूद रहे। और इस गैरेटिक और पैलिएटिव सेंटर्स का मेन मकसद ये है कि सीनियर सिटीजन्स को लेकर इसमें एक अच्छी सहूलियत मिलेगी, यानी हर एक जिले में जिस तरीके से इसका अस्पताल होगा उसमें एक स्पेसिफिक वार्ड रहेगा जिसमें 10 बेड मुकर्रर किए जाएंगे और पर्टिकुलर एक सेपरेट काउंटर होगा जहां पर एक सीनियर सिटीजन को ट्रीटमेंट मिलेगी, सीनियर सिटीजन को फैसिलिटी मिलेगी। अगर हम देखते हैं मैक्सिमम सीनियर सिटीजन के हवाले से कई सारे मामला हेल्थ इश्यूज रहते हैं, खासतौर पर अगर देखा जाए घुटनों का दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, या जो उनकी स्थिति रहती है खासतौर पे वो चल फिर नहीं पाते या अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो ये पर्टिकुलरली इसके साथ ये बात भी जुड़ी हुई है जो क्रॉनिक डिजीज है, लीवर का मसला होता है, कैंसर पेशेंट्स होते हैं या और मामला रहते हैं, उनके लिए भी एक सहूलियत खासतौर पर सेंटर्स में प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी इब्तिदा आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कर दी है। और उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है हेल्थ डिपार्टमेंट से, जिस तरीके से वो हमेशा फ्रंट लाइन वर्कर्स रहे हैं, वो खास तौर पर इस तबके को भी यानी सीनियर सिटीजन्स को भी ये जो आज सौगात ये जो खूबसूरत सा तोहफा प्रोड्यूस किया गया है इनके लिए भी वो सहूलियत फराहम की जाएगी और ताकि वो उन तक एक अच्छी खासी सर्विस को अंजाम दे सके। बिल्कुल इरफान, जिस तरह से इस अच्छे काम का आगाज तो हो चुका है, वहीं अगर बात करें तो किन किन हॉस्पिटल्स में इसकी शुरुआत हो चुकी है जहां पर ये सहूलियत जो है बुजुर्ग लोगों को मिल सकती है? देखिए जस्टिन, जैसे मैंने पहले कहा जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहां पर अस्पताल है वहां पर प्रॉपरली का एक सेपरेट वार्ड रहेगा जिसमें मुकम्मल 10 बेड जो है मुकर्रर कर दिए गए। जैसे अगर हम बात करेंगे शहर श्रीनगर के जेएलएम अस्पताल रैनावारी में जो अस्पताल है वहां पर आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर मीर मुश्ताक साहब खुद मौजूद रहे और साथ ही साथ उस अस्पताल में हमने देखा कि सेपरेट एक वार्ड रखा गया है। इसी तरीके से शोपियान, पुलवामा, कुलगाम, गांधरबल, अलग अलग जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर यह अस्पताल में एक स्पेसिफिक वार्ड होगा जिसमें यह सहूलियात बुजुर्गों के लिए फराहम की जाएगी। बिल्कुल। और इरफान, एक आखिरी सवाल अगर बात करें, जहां पर प्रशासन ने इसकी एक अच्छी शुरुआत तो कर दी, वहीं अगर बात करें तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रशासन ने और भी कोई कदम उठाया कि अवेयरनेस भी जो है लोगों तक पहुंच सके ताकि वो इस सहूलियत का जो है फायदा भी उठा सके? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। इसके लिए डायरेक्टर सर्विस हेल्थ कश्मीर जो मीर मुश्ताक साहब है उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें मीडिया का रोल रहेगा। मीडिया से हम गुजारिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को फैलाए ताकि
ये हर किसी को पता चल सके, खासतौर पे बुजुर्ग तबका जो है, जो मालूमात इसकी नहीं जान पाता है। और जब भी कोई अस्पताल पहुंचेगा, वहां पर एक अस्पताल में स्पेसिफिक काउंटर होगा, बाज़ाब्ता तौर पर एक अलग काउंटर होगा, और वो पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन के लिए होगा, जहां पर सिर्फ उनको ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए यंगस्टर्स या उसके लिए जो बिलो सिटीजन है वो वहां अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो हर एक अस्पताल में ये पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। जी इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथी इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ लाइव थे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि अगर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन खबर जो है साफ तौर पर सामने है, जहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो है अस्पतालों में बात करें तो वहां पर पैलिएटिव केयर सेंटर यूनिट्स की जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है। और आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्होंने जो है इसकी इनॉग्रेशन भी साफ तौर पर की। अब सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो जब भी वो हॉस्पिटल जाएंगे तो उनके लिए एक अलग वार्ड जो है उसकी शुरुआत की गई, जहां पर 10 से 11 बेड्स की बात करें, सेपरेट बेड्स जो है उन्हें दिए जाएंगे, ताकि वहां पर उन तमाम सीनियर सिटीजन्स को जो है पूरी तरह से हर फैसिलिटी जो है वहां पर उनको दी जाए। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इस खबर को जितना ज्यादा हो सके सीनियर सिटीजन्स तक पहुंचाया जाए, ताकि उनको इस बारे में पता चले और जब भी वो अपने इलाज के लिए जाएं इस तरह पैलिएटिव केयर सेंटर्स की जो है उसका जो फायदा जो है वो उठा सके। और जितने तमाम उनकी बीमारियां रहती हैं, चाहे घुटनों की दर्द की बात करें, तमाम जिस तरह की सीनियर सिटीजन्स जो दर्द से जो गूंजते हैं, कहीं ना कहीं अब उन्हें जो है इसमें सुकून जो है वो साफ तौर पर मिल पाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर की पैलिएटिव वार्ड्स की जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और हर हॉस्पिटल की बात करें तो ये इन वार्ड्स की व्यवस्था जो है वहां पर की जाएगी। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।